Welcome to the third part. Now let's start our part third of the Indian Constitution, Civics Chapter 1. Listed below are the key features of the Indian Constitution. अब हम है ना की फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ मेन बातें कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मेजर मतलब काफ़ी हद तक हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं. While reading these, keep in mind the above-mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. इस बारे में मैंने आपको सब कुछ ये पूरी बात वो जो मैंने आपको पार्ट सेकंड में जितना कुछ पढ़ाया ना उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाले की फीचर्स को पढ़ना है. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्होंने इतनी बहुत कोशिश की होगी एक ना बंधे हुए कॉलोनियल इंडिया को एक डेमोक्रेटिक और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को बनाने में. अब फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म. दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जैसे ही वर्ड आया ना कि ना फेडरलिज्म क्या होता है तो उसमें समझ जाओगे पावर डिवीजन है. इसका मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आई स्टेट गवर्नमेंट, फिर आई आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जिसे अपन बोलते हैं. ऐसे मतलब कितने एक ही लेवल थोड़े गवर्नमेंट का तीन बता दिया मैंने. तो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. इंडिया में हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है. पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक. और जो क्लास 6th की SST बुक थी आपने उसमें ये बात तो पढ़ी थी कि ना पंचायती राज सिस्टम भी है इंडिया में, थर्ड टायर गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ का. वी लुकड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक और हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्लास 6th की बुक में पढ़ा था. एंड दिस ईयर वी विल रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. अपन ने देखो 3 years में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से पढ़ने हैं. The vast number of communities in India meant that the system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making. अभी देखो इसमें अगला वाला नेक्स्ट पेज पर है इसके आगे का, और इतना मैं समझा देती हूँ कि जो अधिकतर कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की वो है ना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है ना बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाती है अपनी. जैसे कि है ना ये नहीं है कि जितनी कम्युनिटीज़ न्यू दिल्ली में वही ज़रूरी है ना. डिसीजंस फॉर एवरीवन. अब है ना सिर्फ जो न्यू दिल्ली में ही है वही थोड़ी डिसीजंस बनाती हैं, जो और स्टेट्स में वो भी बनाती हैं. इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया. अब देखो जैसे देखो सेंट्रल अपन को पता है दिल्ली है ना अपने देश की कैपिटल और वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट वगैरह है. तो क्या है ना वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट चलती है, आम आदमी पार्टी की. पर क्यों जैसे कि दिल्ली का खुद का भी विकास हो सके, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, और हर स्टेट के पास खुद की पावर्स होती हैं, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. और हमारे जो सारे स्टेट्स होते हैं उनमें ये भी बात होती है कि उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. और कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट दे रखी हैं, उसमें ये पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से लॉज बना सकती है. In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. और Constitution में ये भी बता रखा है कि हर गवर्नमेंट को जो भी जिधर भी काम करती है वो कहाँ से पैसे लेगी. मतलब जैसे अपन लोग हैं टैक्स देते हैं तो वहाँ से उनके पास पैसे जाते हैं. Under federalism, the states are not merely agents of federal government but draw their authority from the Constitution as well. एक फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही स्टेट गवर्नमेंट करेगी. स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर्स हैं, वो उनका यूज़ करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती. ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज़ मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. और जितने भी सारे इस देश के लोग हैं वो सारे के सारे उन्हीं लॉज और पॉलिसीज़ के पे चलते हैं जो कि इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो बनाती है. ठीक है ना. और ये लॉज बनवाता कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए आपके ना इसमें बुक में एक फ़ोटो दे रखी है, उसके नीचे कुछ लिख रहा है. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज श्री A.K. अय्यर अ मेंबर रिमार्क दैट दिस वाज डन. अब देखो क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया था, तो श्री ए के अय्यर ने, एक मेंबर जो थे उसमें से, उन्होंने बोला था, दिस वॉज डन विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि हमें एक आम आदमी पे पूरा भरोसा है कि वो इन स्वराज को मेंटेन कर सकेगा और एक डेमोक्रेटिक रूल एक पूरी तरीके से हमारे लिए सक्सेस होगी। एंड इन द फुल बिलीव दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज विल ब्रिंग एनलाइटनमेंट। और उन्हें क्या लगता था कि अगर हम है ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज रखेंगे, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार देंगे, तो वो है ना पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। एंड प्रमोट द वेल बीइंग, और से सब लोगों के स्टैंडर्ड, जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो, उनका कंफर्ट जोन, उनकी लिविंग जो होगी मतलब वो इम्प्रूव होगी। जो गरीब लोग हैं वो थोड़े बहुत डेवलप करेंगे और मिडिल क्लास तक तो आ ही जाएंगे। अब अगला की फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपना देश है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है, उसमें पीएम के पास ज़्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट से। The different tiers of government that you just read about consist of separate representatives who are elected by people. Different tiers of government में elected representatives होती हैं, वो वाली parliamentary form of government होती है। Your class 7th book begin with the story of Kanta who was standing in the line to vote during an election। आपने देखा था ना अपनी है ना 7th क्लास की बुक में सबसे पहले ऊपर फर्स्ट ही चैप्टर था इक्वालिटी, उसमें है ना एक हाउस होल्ड वर्कर थी कांता, वो है ना एक वोटिंग लाइन में खड़ी थी, उसी लाइन में सारे इंजीनियर डॉक्टर वगैरह खड़े थे। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकली सब लोग इक्वल है, कि मतलब हर किसी को वोट करने के लिए सेम ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सब लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का ये मतलब होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है जो भी 18 ईयर्स से अबव की एज पर हैं। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जब है ना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, तो है ना उनको ऐसा लगा कि फ्रीडम स्ट्रगल था इसलिए जिससे सबको वोट देने का अधिकार हो, लोग खुद के लिए खुद रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देने के बाद जो देश में ये जेंडर वेंडर होता है ना कि लड़के लड़की में भेदभाव, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ना लोग एक दूसरे से मतलब साथ में यूनिटी से रहेंगे। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसका ये मतलब है कि हमारे देश के लोग खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in the elections। और हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, ये नहीं कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और अगर इन रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई भी फैसला गलत होता है तो उन्हें हम लोगों को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, और अगर वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें हटा सकते हैं हम लोग उनकी गद्दी पे से। These representatives are accountable to people. You will read about more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book। और इसके बारे में हम और ज़्यादा यूनिट 2, इसी बुक में 2 मतलब 3-4 यूनिट्स हैं, उसमें सेकेंड यूनिट पे हमें इसी बात के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखो अपना थर्ड की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे अपनी बॉडी में कितने ज़रूरी पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स, किडनी है ना, और लिवर, स्टमक, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ऐसे इन्हें अपन ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ऐसे गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं, ये होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होता है ना वो लोग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जो लॉज बनाते हैं ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उन्हें लागू करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। द जुडिशरी of which you will read more in Unit 3 of this book refers to the system of courts in this country। जुडिशियर के बारे में हम और भी पढ़ेंगे यूनिट 3 में इस वाली बुक की, पर इसको मेनली अगर छोटी लाइन में हम बताएं तो जुडिशरी हमारे देश का कोर्ट सिस्टम है।
In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise powers. और है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि बिल्कुल कोई भी, सब लोगों को बिल्कुल बराबर का अधिकार मिले और कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तीनों के तीनों को अपना अपना काम बिल्कुल ठीक से करना चाहिए और अलग अलग काम है तीनों के। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल थ्री। और ये तीनों एक दूसरे पे नज़र रखती हैं कि अपनी पावर्स का ठीक से यूज़ कर रही हैं, है ना। अब देखो इधर एक है ना ब्लू बॉक्स में नीचे की साइड कुछ दे रखा है। द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में काफ़ी जगह जो स्टेट है, जो वर्ड, उसका यूज़ किया गया है। दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट। इस वर्ड का मतलब ये नहीं कि हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रादर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है, जब भी हम स्टेट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे है ना गवर्नमेंट से अलग कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लॉज जो होते हैं, लॉज बनाते हैं ना, वो हम पे लागू करती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस। जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस के, अपन इलेक्शन में किसी और को चुन लेंगे, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। द स्टेट एन द अदर हैंड रिफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवराइन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी। और स्टेट क्या है, जैसे अपना स्टेट है, मेरा स्टेट है राजस्थान, आपका गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, वो स्टेट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट। ऐसे हम किसी भी चीज़ को स्टेट बोल सकते हैं। जैसे अपन कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं स्टेट बोलते हैं, जैसे इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट। द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन स्टेट है उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट एक है ना, देश, स्टेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। द स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। हम कभी भी गवर्नमेंट और स्टेट वर्ड को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये दोनों कुछ अलग अलग हैं, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा मतलब रखता है। अब यहाँ बगल में एक फ़ोटो दे रखी है, अब उसमें नीचे क्या लिख रहा है देखो, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फियर दैट एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव वाला ऑर्गन है ना, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है या फिर लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो नज़रअंदाज भी कर सकता है। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज अ होल। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव की पावर्स के लिमिटेशंस और उनको कैसे कंट्रोल करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब अपना चौथा की फीचर है फंडामेंटल राइट्स। मैंने बताया था ना, जैसे पार्ट फर्स्ट में भी फंडामेंटल राइट्स वर्ड आया था, सेकंड में भी आया था। अब इसलिए है क्या, ये तो देख लें भाई, इतना ज़रूरी क्या टॉपिक है। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला पार्ट ना कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़रूरी पार्ट है। colonial rule has created a certain suspicion of state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। जब अपने देश में ना ब्रिटिशर्स का राज आया था ना, तब सबके सब लोग बहुत डर गए थे, उनमें उनके कोई हक बचे ही नहीं थे। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो राइट्स डालें, लोगों के हक, ऐसे ऐसे अधिकार डालें जिससे कि कोई भी इंसान की कभी भी कोई डिग्निटी हर्ट ना हो, उनकी जो इज्जत है वो कभी कम ना हो। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। और वो है ना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो सिटीजन्स को, मतलब जैसे वो कभी कभी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स बना देती है जो कि उनकी लिस्ट में भी नहीं होता। इस वजह से फंडामेंटल राइट्स लोगों को उन वाली बातों से, आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने बता दिया, वह उन वाली बातों से, उनकी स्टेट की पावर का गलत इस्तेमाल करने से लोगों को बचाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। और अगर किसी भी, जैसे मान लो अपन ने किसी को कुछ गलत वर्ड बोल दिया, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में उसके बारे में केस करे या उसकी शिकायत आगे करे, क्योंकि कोई भी, किसी को भी अधिकार नहीं है कोई किसी की बेइज्जती करे या फिर किसी को डिसरिस्पेक्ट करे। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights
दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। और जो वेरियस माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे माइनॉरिटीज़ हैं, ये कम लोग होते हैं, उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। इन लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड में राइट्स इंक्लूड होने चाहिए, इन लोगों ने बोला था, जिससे इनके ग्रुप को कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे या फिर छोटा ना समझे। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट मेजॉरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स दे रखे हैं माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के अगेंस्ट। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. अब देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था फंडामेंटल राइट्स को लिखने के दो वजह हैं मेन। वो क्या हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिससे कि हर एक सिटीज़न को अधिकार होना चाहिए कि ये मेरे हक हैं, कोई इन्हें वायलेट नहीं कर सकता, कोई इन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। एंड सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट पावर टू मेक लॉज। और जब भी कोई अथॉरिटी लॉज बनाए तो वो पहले ये ध्यान रखे कि किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स कभी भी ब्रेक ना हों। अब फंडामेंटल राइट्स ना मतलब 6 होते हैं। अब उन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। और हमारे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम लिखे हुए हैं उन सबको फॉलो करना ज़रूरी है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। इसका मतलब है कि किसी भी सिटीज़न को कोई भी अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उनके रिलीजन या फिर लड़का है लड़की हैं, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी भी बेसिस पे कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट या फिर अलग घोषित नहीं कर सकता। These person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. इसका मतलब है कि हर इंसान हर जगह जा सकता है। ऐसे नहीं कि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ नहीं जा सकते, अमीर हैं वो वहीं जा सकते, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, है ना। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और स्टेट कभी भी ऐसे नहीं बोल सकता कि ये आप लोग गरीब हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स में फाइट नहीं कर सकते, आप आ नहीं सकते, ऐसे कोई नहीं कर सकता। बट देयर आर एक्सेप्शंस इन दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि मतलब हाँ इस कास्ट के लिए, क्योंकि देखो कभी कभी होते हैं जैसे पंजाबी लोग हैं, उनके लिए पगड़ी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो गवर्नमेंट उनको मना नहीं कर सकती कि आप ऐसा मत करो और हेलमेट ही लगाओ। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। और इक्वालिटी की वजह से जो छुआछूत वाली बात थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब अपन उनको बोलने की आज़ादी, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। अपन लोग ग्रुप्स बना लेते हैं ना अलग अलग, है ना, वो एसोसिएशंस होती है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमें कहीं भी चलने फिरने की आज़ादी और कहीं भी रहने की आज़ादी मिल जाती है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। और हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कुछ भी अपन बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी अपन कर सकते हैं, नौकरी में जॉब के नाम पे अपन कुछ भी कर सकते हैं। पीछे से बात आवाज़ आ रही है बट डोंट माइंड। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है कि मतलब आप अगर 14 ईयर्स की एज से कम हो तो फिर आपसे कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, क्योंकि तब आप ना बहुत छोटे होते हैं, वो आपकी पढ़ाई लिखाई की एज होती है। अब है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हो जिसमें आप जाना चाहते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, सब लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अब वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं किसी के लिए डाल रही हूँ किसी के लिए नहीं, जो देखना चाहे देख सकता है। अब है 6 वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब अगर इन 5 में से एक भी फंडामेंटल राइट आपका ब्रेक हुआ तो आप इस 6th राइट के थ्रू कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो ये 6th वाला राइट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सिटीजन्स कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुआ है तो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो क्या है, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये सेक्शन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया होगा ऑब्वियसली। और वो क्यों बनाया गया? जिससे हमारे देश में तरह तरह के बदलाव आते रहें एंड टू सर्व एज द गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियंस
इंडियन स्टेट, जैसे कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा गाइड कर सके कि वो गलत दिशा में कभी ना जाए। टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मासेस, और ऐसे ऐसे लॉज बनाए हमारी गवर्नमेंट जिससे कि ज़्यादा गरीबी दूर हो। अब आता है हमारा फिफ्थ की फीचर जो कि है सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन इन द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म का क्लियरली बस यही पता चल रहा है कि ना, सेक्युलरिज्म का है कि किसी भी एक रिलीजन को कोई मतलब प्रेफर नहीं कर सकता, कोई स्टेट उसे ऑफिशियली नहीं प्रमोट कर सकता कि हमारे स्टेट में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुस्लिम नहीं रह सकते, या फिर मुस्लिम रहते हैं हिंदू नहीं रह सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेक्युलरिज्म के थ्रू सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। Now you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. जो सिचुएशंस कंट्री ने पहले झेली हैं उनसे पता चल जाता है कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वो कंट्री खुद के लिए रखती है। क्योंकि देखो, हमारे देश ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो हमें पता है कि कौन कौन से अधिकार लोगों के पास होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स that we would like all the citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी काम करता है, जिससे कि वो कुछ ऐसे नियम देता है हमें जिससे हम सारे के लोग उन बातों को माने, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हम खुद ही इलेक्ट करें। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विद अफेक्ट द गेम। एक भी बदलता है ना फुटबॉल में तो पूरा गेम बदल जाता है ना। वैसे ही द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसेप्ट्स फॉर द पॉलिसी। और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में तो भी है कि अगर आगे जाके कोई रूल बदलने की ज़रूरत पड़े तो वो बदला जा सकता है। और क्या है, ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का मतलब है हमारे देश की एक चीज़ में चेंज हो गया, बहुत बड़े रूल में चेंज हुआ है। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम ए डेमोक्रेसी। हमने नेपाल का केस देखा था, उसमें ये तो पता चल ही गया कि वो मोनार्की से उसने डेमोक्रेसी में क्यों चेंज किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट में बताया था ना मैंने। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that often not easy to grasp. देखो, ऊपर ऐसी ऐसी बातें दे रखी हैं, आपको हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम हो, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी से आप पकड़ नहीं पाओगे। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर दिस मोमेंट। अभी इस बारे में इतनी चिंता मत करो। In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these features of Indian Constitution and understand more substantively what they mean. और आज इतनी चिंता मत करो इस चैप्टर के बारे में। आगे जाके ना इसी बुक में और आगे वाली क्लासेस में ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसमें जो ऐसे वर्ड यूज़ है ना, तो सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सारे के सारे आगे जाके अच्छे से क्लियर होंगे। चलो, तो मैंने आपका देखो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल पूरा करा दिया है। इसके 3 पार्ट्स हैं, बाकी 2 पार्ट्स मैं इस वाले के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस वीडियो के, एंड जस्ट गो वॉच देम। अगर आपको फिर भी कोई चैप्टर में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, वो बात मैं ज़रूर उनके आंसर्स आपको पक्का दूँगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर आपके दोस्तों को भी कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, उन्हें भी वीडियो फॉरवर्ड करना, जिससे कि अगर उन्हें भी प्रॉब्लम होगी तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। और अगर अभी मन नहीं है तो बाद में कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद मैं आपको ना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, जो कि है डेट्स। वो बहुत एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा वो चैप्टर। मैं उसके बस कुछ ज़रूरी बातें ही उसमें काउंट करूँगी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि वो चैप्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।